समारोह शुरू हो गया। हम सभी इस कुदरत की देन हैं। आगे बढ़ने की चाहत ही हमें बेहतर बनाती है। अच्छी सोच, ज्ञान, कामकाज का अनुभव और मजबूत इरादे, राजा के पास ये 4 गुण होने चाहिए। जी गुरुजी। पिछले 3,500 सालों से हम यही सिखा रहे हैं। कभी गलत राह पर मत चलना, बेवजह किसी पर हमला मत करना, अपने साथियों पर रौब मत जमाना, आम लोगों को परेशानी में ना डालना, कभी कोई राज मत छुपाना, स्नान के बाद अपने कपड़े बदलो, हमेशा बाल बांध कर रखना जरूरी है, बिना इजाजत दूसरों की चीजों को मत छूना, बाल बांधे रखना जरूरी है। इसके अलावा कोई गहना पहनना मना है। कमर पर 3 से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। इनके नियम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे तो घंटों खड़े रहना पड़ेगा। करना, अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करो, मर्यादा में रहो और दूसरों को परेशान मत करो, दूसरों की निंदा मत करो, असभ्य भाषा का प्रयोग मत करना। यहाँ असभ्य बर्ताव नहीं चलेगा। ऊंची आवाज में बात मत करना, अपने वचन का पालन करना, अपने बड़ों और गुरुओं का आदर करना। अगर बड़े खड़े हों तो तुम बैठ नहीं सकते। उनके बैठने के बाद अपना आसन ग्रहण करना। क्या हमेशा छिपा रहे हो की हर आज्ञा का पालन करना। नैतिकता का पालन करो। ऐश आराम छोड़ दो। अपनी खुशियों का त्याग करो। स्वार्थी मत बनो। आज पर बोझ मत बनो। पता है, जब हम यहाँ आ रहे थे मैंने इसे पकड़ा। 3 दिनों से पीछा कर रहा था। तुम्हें कैसा लगा? सुंदर है ना? ओह, खूबसूरत तो है वाकई, और इसके पंख भी काफी सुनहरे हैं। सही कहा। एक बात बताऊं, मुझे ये पहली नजर में ही पसंद आ गया था। और तुम सच में बहुत खुश नसीब हो। और विनम्र बर्ताव करना चाहिए। बेवजह अपने ज्ञान और ताकत का दिखावा मत करो। कैसे? शिक्षा के समय पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर रखो। अगर आप अमीर हो तो अपनी अमीरी का दिखावा मत करो। अगर ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उनका भरोसा कीजिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और इसी के साथ हमारे नियम पूरे होते हैं। मैं लैंडिंग के जिन कबीले का जिन जियोन हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूँ गुरुजी तोहफे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे पिता ने आपके लिए एक नायाब तोहफा भेजा है। ये कुछ दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है जो सोने से लिखे गए हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। कितना अमीर है ये। दिखावा कर रहा है। चुप रहो। किंग है के नाय कबीले से लोग आए हैं। किंघे का नाई कबीला आपको प्रणाम करता है।
नाई कबीले से मैं नाई होइसैंग आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ले आओ। मेरे कबीले से मैं आपके लिए भेंट के लिए रेत से बना अमृत पात्र लेकर आया हूँ। मैं मैंग याओ किंघे की नाई कबीले के प्रमुख नाई की तरफ से आपको ये अमृत पात्र भेंट करता हूँ। अब यहाँ ये कौन आ गया? ये पात्र आपकी तरह ही पवित्र है। ये कुल प्रमुख जिन की नाजायज औलाद है। मैंने सुना है ये जिन कुल में शामिल होने गया था, लेकिन उन्होंने इसे धक्के मारकर भगा दिया। उसके बाद ये नाई कबीले में शामिल हुआ। मुझे नहीं पता था। दोनों कुल प्रमुख जिन के बेटे होने के बावजूद किस्मत देखो, एक बेटा स्वर्ग में है और दूसरा नर्क में। अच्छा, ऐसा क्या? शांति। मैंने सुना था कुल प्रमुख नाय का सहायक बहुत काबिल है। आज अपनी आंखों से देखकर विश्वास भी हो गया। ये रेत से बना अमृत पात्र वाकई दुर्लभ है। ये गुरुजी को पसंद आएगा। मैं आपका आभारी हूँ मास्टर जी। पहले अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। निमंत्रण पत्र? निमंत्रण पत्र के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हमें यही आदेश है। क्या अभी भी निमंत्रण पत्र देखना चाहते हो? ये सब बंद करो। सरदार ने मुझे गुप्त रूप से जांच करने का आदेश दिया है। वन किंग, तुम जैसे छोटे मोटे कबीले हमेशा डर के जीते हैं, लेकिन याद रखो, जहां तक हमारी बात है, ये बस एक नमूना है। मैं युनमेंग के जियांग कुल का प्रतिनिधि जियांग चेंग हूँ। हम अपने पिता की आज्ञा का अभी पालन तक तो सिर्फ सुना था। लैन कबीले में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। हमें पता नहीं था वेन तुम यहाँ आओगे। लान कबीले की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। पिछली सदी से वेन कबीला कभी हमारे व्याख्यान में उपस्थित नहीं रहा। क्या तुम अपने सरदार की तरफ से कोई संदेश लेकर आए हो? कुल प्रमुख लान, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं यहाँ व्याख्यान सुनने नहीं आया हूँ, मैं किसी को छोड़ने आया हूँ। वैसे भी हमारा कबीला दूसरों को ज्ञान देता है। मुझे नहीं लगता कि हमें तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है। ये बहुत घमंडी लगता है। अगर ऐसी बात है तो वेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब ये बच्चा कौन है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं युनमेंग से विभूषण हूँ। आज तक मेरी बात किसी ने नहीं काटी। मेरा भाई जियांग शैंग गुरुजी को प्रणाम कर रहा था। बात तो असल में तुमने काटी है। क्या तुम्हारे वन कुल में तुम्हें यही शिक्षा दी जाती है? अच्छा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम उन लोगों का क्या हश्र करते हैं जो हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत करते हैं। शांत हो जाओ वेन।
ये सब यहाँ सीखने आए हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जुन मेंग के जियांग कुल को उनकी औकात दिखानी होगी। अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो लोग कहेंगे कि मैं पीठ दिखाकर भाग गया। लैन कबीले के जुड़वा भाई वाकई कमाल लगते हैं। सुनो वेन, आज हमारे समारोह के उद्घाटन का दिन है। उम्मीद है तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे। मेरा नाम वेन किंग है। मैं यहाँ व्याख्यान सुनने आई हूँ। ये मेरा छोटा भाई वेन निंग है। हम पहली बार यहाँ आए हैं और हम आपके नियमों से बिल्कुल अनजान हैं। श्रीमान लैन और कुल प्रमुख लान हमें क्षमा करें। मैं तुम्हारा तोहफा स्वीकार करता हूं। मैं तोहफा कबूल करता हूं। वेन, तुम थक गए होगे, अब जाकर आराम करो और कल के व्याख्यान के लिए सही समय पर उपस्थित रहना। वेन कबीले से कोई व्याख्यान सुनने आया है। ये तो अजीब है। ऊपर से उन्होंने घमंडी वेन चाओ को साथ भेजा है। वेन चाओ बहुत घमंडी और गुस्सैल इंसान है। सही हमने आज जो देखा वो तो कुछ भी नहीं है। एक बात कहूँ भाई वी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने वेन चाओ का सामना करने की हिम्मत दिखाई। तुम्हारे अलावा कोई ये कर भी नहीं सकता। हमें उससे डरने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसे लोगों को सीधा करना आता है। भाई तुम वाकई कमाल कर दिया। भाई काश मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी हिम्मत होती। अरे उसमें क्या है? मेरा भाई वाकई में बहुत बहादुर है। एक बात याद रखना, बहादुर बनने से पहले तुम्हें खेलना आना चाहिए। खेल? मुझे सीखना है। सीखना चाहते हो? मैं सिखा सकता हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर क्लाउड रेसेस का चप्पा चप्पा छान मारे? हाँ। पीछे वाली पहाड़ी पर एक झरना है, हम वहाँ मछली पकड़ सकते हैं। तुम मजाक ही कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। सुनो वी, उसे मत बिगाड़ो। देखो, कल व्याख्यान शुरू हो जाएगा और भूलना मत, अभी भी तुम्हें 260 बार नियम लिखने बाकी हैं। फिर से नहीं। क्या ये याद दिलाना जरूरी था? मैंने सुना है कि लान कबीले में। सुनिए सुनिए, मैं हूँ, मुझे पहचाना? हाँ। हाँ? लगता है उन्होंने सुना नहीं, पर वो मुझे जानते हैं। मेरे भाई, तुम मशहूर लैन सैन को भी जानते हो? ये तो लैन गुरुजी का दूसरा बेटा है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तो इसके सामने नहीं जाने वाला। इसमें क्या बड़ी बात है? एक बात बताऊं, कल रात मेरी और इनकी लड़ाई हुई थी, जोरदार वाली। हाँ? तुमने लैंग वैंग जी का सामना किया? भाई तुम वाकई पागल हो गए हो।
अरे यार, तुम्हें नहीं पता कल रात क्या हुआ। कल रात के अंधेरे में दीवार फांद कर जब मैं अंदर आया तो मैंने इन्हें बिल्कुल अपने सामने देखा। उसके बाद जो हुआ तुम पूछो मत। चाचा, लान के पहले व्याख्यान के बाद कभी वैन कबीले ने अपने शिष्य यहाँ नहीं भेजे, लेकिन इस बार उन्होंने इन जुड़वा भाई बहनों को यहाँ भेजा है। उनका कोई और मकसद हो सकता है। लेकिन वो हमारे मेहमान है। उनके इरादे भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमें उनका सम्मान करना होगा और उनसे सावधान रहना होगा। आप सही कह रहे हैं। जी जैन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी चाचा, मैं बस सोच रहा था वैन कबीले को आग पर महारत हासिल है और वो कठपुतलियां कहीं इनमें कोई संबंध तो नहीं। कुल प्रमुख वेन जब से राजा बना है, उनका बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उनके किले वेन कबीले में हमेशा नए मेहमान आते रहते हैं। पिछले कुछ सालों से वे बेहद आक्रामक हो गए हैं। मुझे डर है वे कुछ करने वाले हैं, लेकिन उन्हें रोकना हम दोनों के बस में नहीं है। मास्टर प्रणाम। अरे मेंग, मेंग बेटा, समारोह तो हो गया, तुम आराम करने नहीं गए? मैं जाने से पहले आपसे इजाजत लेने आया हूँ। जा रहे हो? तुम कुछ और दिन यहाँ क्यों नहीं रुकते? मैं नाई कुल का अतिथि हूँ, मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मेंग बेटे, कुल प्रमुख नाय एक जिम्मेदार नेता हैं। उन्हें लोगों की समझ है, वे कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। मास्टर, मैं ये बात याद रखूंगा। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं मेंग बेटे, ये हमारा फर्ज है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अब मुझे आज्ञा दे। वो कितना अच्छा है ना? हाँ, बहुत। अब कहाँ भागोगी? भाई तुमने मछली को डरा दिया। ठीक है, तुम पकड़ो। ए भाई, लाओ, मुझे दे दो ये मछली। दो, जल्दी करो। देखो भाई, तुम्हें मछली पकड़नी नहीं आती, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी पकड़ी हुई मछली भी तुमने इस तरह गवा दी। मुझे माफ कर दो वी। मेरे घर के पास पर्वत है लेकिन नदी नहीं, पर तुम्हारे यनमेंग में तो चारों तरफ तालाब और नदी है। और वैसे भी हम जब जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हाथों से मछली क्यों पकड़ना? मछली पकड़ने के लिए जादू का इस्तेमाल करोगे, उसमें क्या मजा है?
मेरे साथ रहोगे तो सब सिखा दूंगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना और मछलियों को हाथ से पकड़ना। तुमने अभी जो कहा वैसे बात तो सही है। चलो मछली पकड़ते हैं। आवाज मत करो। पकड़ लिया। यहाँ आओ नए, देखो यहाँ कितनी मछलियाँ हैं। मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे बचाओ भाई, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। वी तुम्हें तो मैं वहाँ मछली है, देखो देखो तुम्हारी बाई तरफ, वहाँ नीचे नीचे, वहाँ बस तुम्हारे पीछे ही, वहाँ नीचे। हाँ कहाँ है वी? वो मछली तो कहाँ हो वी? वन किंग। वन किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी ये सुई तो कमाल की है। इसे छूना मत। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, कभी दूसरों की चीजों को नहीं छूते। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि वैन कबीले की एक लड़की है जो बहुत ही घमंडी और निर्दयी है और लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती। बात सुनो, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादातर लोग यहाँ घूमने नहीं आते, तुम यहाँ घूमने तो नहीं आई हो, मतलब तुम यकीनन यहाँ कुछ खोज रही हो। अगर ये बात है तो तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आया था। मैं असल में मछली पकड़ने आया हूँ। अरे सुनो चैंग, अब बस भी करो, कल से व्याख्यान शुरू होने वाला है। आजकल गुस्सों में वी ने सबकी नींद हराम कर रखी है। उसे जल्द ही समझ आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो कब अपने परिवार के बारे में सोचना सीखेगा? चेंग, जियांग कुल के हमारे पूर्वज सैनिक हुआ करते थे। वो दुश्मनों से लड़कर आम लोगों की मदद करते थे। ये गुण वुशियान में भी आए हैं। तुम खामखा चिंता कर रहे हो। शायद इसीलिए पिताजी उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। चैंग, क्या कभी पिताजी जियांग कुल के 2 होनहार शिष्यों में फर्क कर सकते हैं? वैसे तुम भी उसी की तरह जिद्दी हो, ऊपर से गुस्सा करते हो, लेकिन तुम्हें भी उसकी चिंता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम दोनों यहाँ आओ। अरे कहाँ थे तुम? जरा धीरे बोलो। बहन देखा ना, मैं वाह बहन, गरम गरम सूप के साथ ताजी मछली खाने का मजा ही कुछ और है। वाह।
लो। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? तो मैं खा लूंगा। ये लो। जिद्दी कहेंगे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस बार ना खा तो फिर से नहीं पूछूंगा। तुमने जिद्दी किसे कहा? जो जिद पर अड़ा रहता है उसे जिद्दी कहते हैं। वी तुम तुम दोनों शांत हो जाओ। ये लो चेंग। वुजियान, कल के व्याख्यान के बाद से तुम्हें मस्ती करनी बंद करनी होगी। मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगा। चलो खाना खत्म करो। अरे अरे जिन महाराज, आप पधारिए महाराज। आपको तो मैं अब चलो ना। छठा नियम है, अच्छे गुण आत्मसात करें। दयालु बने, वफादार, अच्छी संतान, एक सच्चा दोस्त और कर्तव्य दक्ष बने। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। गरीबों पर दया करो, लोगों की मदद करो, बड़ों का आदर करो और मजलूमों का सहारा बनो। कीड़े या पौधों को कभी भी चोट न पहुंचाना। दूसरों के दुख दूर करो, उनकी जिंदगी में खुशियां भर दो। जरूरतमंदों की मदद करो, जो खतरे में है उन्हें सुरक्षा दो। उनकी खुशियों को अपनी खुशी मानो और उनके दुखों को अपना दुख। ना किसी की कमजोरी दिखाओ, ना अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। बुराई का विरोध करो, अच्छाई का साथ दो। लेने से पहले देना सीखो, अपमान होने पर शांत रहो। क्या हुआ? हंसना बंद करो। बुराई का अंत करो और शांति प्रस्थापित करो। अगर लान कुल का शिष्य बनना है तो इन उसूलों का पालन करना होगा। गलत तरीके से मत बैठो। यहां से भागना मना है, शोर मचाना मना है, दूसरों को परेशान करना मना है, नियमों का उल्लंघन करना मना है, पैसे उधार लेना मना है, देर से आना मना है, कक्षा में शरारत करना मना है। खुद पर नियंत्रण रखो। वेयंग। जी गुरुजी। लगता है तुम पहले से सब जानते हो।
तो मेरे सवाल का जवाब दो। क्या भूत, प्रेत, पिशाच और दानव एक होते हैं? नहीं। क्यों नहीं? इनमें क्या फर्क है? मृत जानवरों से पिशाच तैयार होते हैं, दानव जिंदा इंसानों से तैयार होते हैं, इंसान मरने के बाद भूत बनता है और शैतान मरे हुए गैर इंसानी चीजों से बनते हैं। लोग पिशाच और शैतानों में फर्क नहीं समझते। मुझे इसका उदाहरण दो। आसान है। मान लीजिए आपके पीछे जो पेड़ है उसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया है, और अगर जिंदा होकर वो लोगों को परेशान करे तो उसे पिशाच कहेंगे। पर अगर मैंने उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया तो वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा कहलाएगा। फिर भी अगर वो जिंदा होता है तो वो शैतान कहलाएगा। नाई कुल के पूर्वजों का पेशा क्या था? वो कसाई थे। जिन वंश की निशानी एक सफेद घोड़ी है, वो किस नस्ल की जो है? बर्फ से भी सफेद हो। वो पहला इंसान कौन था जिसने समाज के बजाय अपने वंश के उद्धार पर ध्यान दिया? वेन कबीले का संस्थापक वेन माओ। जियांग कुल के अनुयायी होने के नाते तुम ये सब पहले से जानते हो और तुम्हें जवाब याद है, इसलिए इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। अब जवाब दो। एक जल्लाद है जिसके माता पिता, बीवी और बच्चे हैं, लेकिन वो 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अब एक दिन अचानक उसकी मौत होती है और उसकी लाश 7 दिन वही पड़ी रहती है। अब नफरत की ऊर्जा की वजह से वो भूत बनकर लोगों की हत्या करने लगता है, तो क्या करना चाहिए? अपनी किताब मत खोलो, खुद सोचकर जवाब दो। वांग जी, तुम इसे बताओ, क्या करना चाहिए? हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला आजाद करो, दूसरा उसे दबा दो, तीसरा उसे नष्ट कर दो। पहले उसकी लाश परिवार के हवाले करो, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करो और उसे बंधन से मुक्त करो। अगर नाकाम हुए तो उसे काबू करो। अगर नफरत हावी हो चुकी है तो उसे जड़ से मिटा दो। ध्यान रहे, हमें इस दुनिया में संतुलन बनाए रखना होगा। तुम्हारा हर लफ्ज सही है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम सबको इसकी तरह मजबूत बनना होगा। अगर कोई इंसान मामूली दुश्मन को हराकर इतराने लगता है और खुद के बारे में गलत फहमी पालता है, तो आज नहीं तो कल उसका गर्व टूटना निश्चित है। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। पूछो। हम उसे आजाद करने की कोशिश क्यों करेंगे, जबकि देखा जाए तो ये एक तरह से नामुमकिन है। अगर वो कहे कि उसे नए कपड़े चाहिए तो इस इच्छा को पूरा करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बदले की भावना से लोगों की जान लेना चाहे, तब क्या करेंगे? तो फिर हमें उसे काबू करना होगा और जरूरत पड़े तो उसे जड़ से मिटाना होगा। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ये जवाब तो मैं भी जानता था, लेकिन मैं चौथे रास्ते के बारे में सोच रहा था। मैंने कभी चौथे रास्ते के बारे में नहीं सुना है, तुम्हें बता दो। उस जल्लाद की मौत अचानक हुई है, इसलिए जाहिर है कि वो भूत बन गया होगा। मौत से पहले उसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली थी, तो क्यों ना हम उनकी कब्र खोदकर उनकी नफरत को बाहर निकालें और इस नफरत का इस्तेमाल उस भूत को हराने में करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दानवों को मिटाना और भूतों को मुक्ति देना हमारा फर्ज है। एक तो तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम उनकी नफरत को बढ़ावा देना चाहते हो। ये कुदरत के खिलाफ है। गुरुजी, कुछ आत्माओं को हम किसी भी हालत में आजाद नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम उनका इस्तेमाल करें। जब महानियों ने बाढ़ को काबू किया था तब उन्होंने पानी को रोकने के बजाय मोड़ना सही समझा था। आपका तरीका भी अवरोध की तरह है, इसलिए गलत है। गुरुजी, आध्यात्मिक ऊर्जा भी ऊर्जा है और नफरत की ऊर्जा भी ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो फिर हम नफरत की ऊर्जा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तुम इस ऊर्जा को कैसे काबू करोगे ताकि वो तुम पर हावी ना हो? वो मैं नहीं जानता। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। चले जाओ, जाकर अनुशासन का पाठ 1000 बार लिखो। वुशियान, वांगशी, तुम इसे वाचनालय लेकर जाओ
और सजा पूरी होने से पहले इसे जाने मत देना। जी गुरुजी। अरे वाह वैन, तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मेरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे तीरंदाज हो, तो तुमने प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तुम खामखा में मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम वाकई कमाल की तीरंदाज हो। आम लोग तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलो हम एक दूसरे को सिखाकर तरक्की करते हैं। एक बात बताओ वैन, तुम यहाँ अकेले क्यों अभ्यास कर रहे हो और व्याख्यान सुनने के लिए क्यों नहीं आते हो? वो मैं अभी छोटा हूँ ना, मुझे व्याख्यान सुनने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बात है। वैसे सच कहूँ तो लान गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल दिया है। क्यों? ये लंबी कहानी है, इसे छोड़ो अभी। मैंने तुम्हें तीर छोड़ते हुए देखा। तुम्हारा तरीका सही है, लेकिन तुम्हारी पीठ और सीधी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? चलो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, इस तरह हाथ नीचे रखो, हाथ को सीधा करो, कंध को खोल दो, पैरों पर झुको और अब निशाना लगाओ। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर लो, अपनी नजर लक्ष्य पर रखो। वेनिंग, बहन, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ओह, ये मेरा दोस्त वी है। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे तीरंदाजी सिखा रहा था। कैसी हो तुम? बस तुम्हें ही याद कर रहा था। हम हमेशा इन पहाड़ियों पर ही क्यों मिलते हैं? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही, या फिर तुम लान कबीले की पहाड़ी पर कुछ ढूंढ रही हो? वी वुशियान, फालतू बातें मत करो। कहीं इन पहाड़ियों में कोई राज तो नहीं छिपा है? अरे जी, आप हैं। मैं तो डर गया था।
是热到疯了，山高水远，又闻清香，深情未绝，我的花月如霜。煮一壶生死悲欢几少年郎，明月依旧何来长望？不如潇潇洒洒，离别风和浪，天涯一曲共悠扬。煮一壶生死悲欢几少年郎，明月依旧何来长